आता तेरे अंदर का ये बचपना कब जाएगा? तो खुद बाप बनने वाला है, सुधर जा, वरना मैं तेरे आने वाले बच्चों के सामने ऐसे ही तेरे कान खींचता रहूंगा। अब आगे। फिलहाल सबके सब जल्दी ही जागरण की के लिए रघुवंशी मैंशन की ओर रवाना हो चुके थे, लेकिन अब आस्था अरमान के लिए रुक गई थी, क्योंकि आस्था अरमान के साथ ही रघुवंशी मैंशन के अंदर कदम रखना चाहती थी। उसने अभी तक रघुवंशी मैंशन सही से देखा ही नहीं था। भले ही उसने दादाजी, नानी माँ, अभिमान जी और वसुंधरा वीर को वहां भेज दिया था कामकाज संभालने के लिए और उन पर नजर रखने के लिए, लेकिन वह खुद अभी तक रघुवंशी मैंशन में नहीं गई थी। अपने प्राइवेट जेट से बाहर निकलने के बाद वो रघुवंशी मैंशन के गार्डन से होते हुए वो सीधे सिंघानिया मैंशन आ गई थी। वहीं आस्था ये सोच सोचकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी कि उसे आज अरमान के साथ ही रघुवंशी मैंशन में गृह प्रवेश करने का मौका मिलेगा। लेकिन तभी अचानक आस्था के दिमाग में कुछ खटका और उसके कदम अनायास ही टाइगर और मारिया के कमरे की ओर बढ़ गए। जब से टाइगर और मारिया ने एक दूसरे से सॉरी कहा था, तब से दोनों खुलकर एक दूसरे को प्यार जताने लगे थे। टाइगर खुद मारिया को डॉक्टर के पास लेकर गया था और सारे टेस्ट वगैरह क्लियर होने के बाद उसने राहत की सांस ली थी। लौटते समय दोनों ने थोड़ा क्वालिटी टाइम भी साथ बिताया और अब फिर से दोनों अपने कमरे में मौजूद थे। आस्था को अपने सामने देखते ही टाइगर तुरंत खड़ा हो गया। आस्था मुस्कुराते हुए मारिया की ओर देखकर बोली, दीदी, मैं आपको परेशान करने नहीं आई हूँ, मैं तो बस यह बताने आई हूँ कि आज रात हम लोग रघुवंशी मैंशन में जागरण करने वाले हैं, और चूंकि आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है और आप दोनों ने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा वक्त यूं ही गंवा दिया है, तो हम चाहते हैं कि आज रात आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। इतना ही नहीं टाइगर भैया, मैं तो कहती हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए दीदी को कहीं घुमाने ले जाइए। इनके के लिए माहौल बदलना बहुत जरूरी है। वैसे भी दीदी के डिलीवरी में अभी पूरे 2 महीने हैं, तब आप उनका अच्छे से ख्याल रखिए और अपनी किंग की ड्यूटी 2 महीने के लिए छोड़ दीजिए। सिर्फ अपनी बीवी की ड्यूटी निभाइए। आस्था इस बात को सुनकर टाइगर परेशान हो गया, इसलिए वो जल्दी से बोला, लेकिन आस्था, हम किंग का कोई भी काम अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते, और वैसे भी हमें अभी तक यह भी नहीं पता चला कि उनका दुश्मन कौन है। टाइगर का सवाल सुनकर आस्था एक पल के बेचैन हो गई, फिर अगले ही पल वो बेरुखी से मुस्कुराते हुए बोली, उसकी चिंता आप मत कीजिए टाइगर भैया, उनके दुश्मन कौन है यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि यह वक्त आप अपनी बीवी और बच्चों के साथ गुजारें। जितना वक्त आप उनके साथ रहेंगे उतना ही मारिया दीदी के लिए अच्छा रहेगा, और जब मारिया दीदी अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म दे देंगी, उसके बाद तो आपको अपनी टीम के साथ ही रहना है। वैसे भी मैं आपको अरमान जी से दूर नहीं करना चाहती हूँ। तभी मारिया कुछ सोचते हुए, लेकिन आस्था, किंग ने मुझे तुम्हारे पति को ढूंढने का काम सौंपा है। अब अगर वह खुद ही तुम्हारे पति है तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मारिया के मुंह से सवाल सुनते ही आस्था एकदम से मुस्कुराई और उसने मारिया को जवाब देते हुए कहा, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसका इंतजाम मैंने कर लिया है। मुझे अच्छी तरह पता है कि उन्हें किस तरह जवाब देना है, और हाँ, आपके लिए हमने पहले से ही सब कुछ सोच रखा है। अविनाश भैया से कहकर हमने एक फार्म हाउस खरीदा है, वहां पर सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। आप दोनों वहां अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और वहां मेडिकल सुविधा भी मौजूद है, ताकि दीदी को अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत उनका इलाज हो सके। और जिस दिन दीदी को लेबर पेन होगा उस दिन सबसे पहले आप मुझे फोन करेंगे, ठीक है? आस्था के इतना कहते ही टाइगर ने तुरंत आगे बढ़कर आस्था के सिर पर हाथ रखा। आस्था को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके बड़े भैया ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा हो। आस्था हल्का सा मुस्कुराई और बेहद बेहद शांत आवाज में बोली, आप दोनों आज रात ही निकल जाइए, अरमान जी को जो भी कहना होगा वो मैं कह दूंगी। आस्था के मुंह से ये शब्द सुनते ही टाइगर और मारिया मुस्कुरा दिए। उनके लिए तो यही खुशी काफी थी कि उन्हें एक दूसरे के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम मिलेगा। फिलहाल देर न करते हुए आस्था ने फार्म हाउस की लोकेशन और उसकी सारी डिटेल्स टाइगर और मारिया को दे दी, और फिर वो आराम से आकर हॉल में बैठ गई। कहीं ना कहीं आस्था के दिल से आज एक बड़ा सा बोझ उतर गया था। उसे लग रहा था कि उसके और उसके पति की वजह से मारिया और टाइगर की शादीशुदा जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा था। अरमान को अभी तक तो कुछ याद नहीं है, लेकिन जब उसकी याददाश्त लौटेगी तब वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा कि उसकी वजह से टाइगर और मारिया को इतनी बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी। इसलिए आस्था कुछ भी ऐसा करना चाहती थी कि अरमान की यादें वापस आने के बाद उसे ज्यादा अफसोस ना हो। वहीं दूसरी ओर अरमान पूरी तरह से आस्था के लायक कपड़े पहन चुका था। उन कपड़ों को पहनकर वह आश्चर्य में डूब गया, क्योंकि वे कपड़े उसे बिल्कुल फिट आ गए थे। अरमान ने अगले ही पल सोचा, क्या इस लड़की के पति का साइज भी मेरे साइज जैसा है? वह अपने पति के लिए इस साइज के कपड़े क्यों लाई थी? बस एक बार उसका पति मेरे सामने आ जाए, उसके बाद तो मैं सारी सच्चाई जान ही लूंगा। ये सोचते हुए अरमान फटाफट से नीचे आ गया। जैसे आस्था की नजर अरमान पर पड़ी तो वो अपनी पलकें झपकना भूल गई थी, क्योंकि अरमान उसे देसी लुक में एकदम हॉट स्मार्ट दिखाई दे रहा था। अरमान को देखकर आस्था पूरी तरह से उस पर फिदा हो गई थी, लेकिन वह चाहकर भी अपने पति को आगे बढ़कर गले नहीं लग सकती थी। फिलहाल आस्था ने अपनी आंखों में भावनाओं को छुपाते हुए दूसरी ओर अपना मुंह घुमा लिया था और दूसरी तरफ देखते हुए एकदम से परेशान होकर सोचने लगी थी कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। तभी अरमान सीधा आस्था के पास आकर खड़ा हो गया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कठोर आवाज में पूछता है, एक बात बताओ, ये कपड़े अगर तुमने अपने पति के लिए पसंद किए हैं तो इसकी फिटिंग मुझे इतनी परफेक्ट क्यों आ रही है? तभी आस्था अरमान को बेपरवाही से देखते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, मेरा पति भी दिखने में आपसे कुछ कम नहीं है, समझे आप? और अगर आपको ये लगता है कि मैं आप पर किसी तरह का कोई चांस मार रही हूँ तो ये आपकी सबसे गलतफहमी है। अपने दिमाग से ये उठपटांग बातें निकाल दीजिए, क्योंकि मेरा पति बहुत हैंडसम है और दिखने में एकदम हॉट एंड सेक्सी है।
जैसे ही आस्था ने मुस्कुराते हुए अपने पति की तारीफ की, वैसे ही अरमान के चेहरे की चमक एकदम से गायब हो गई। आस्था की कहीं हर बात उसे सुई की तरह चुभ रही थी और गुस्से से उसका चेहरा लाल होता जा रहा था। फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, ठीक है ठीक है, अब फटाफट ये बताओ कि सभी घर वाले त्योहार कहाँ मना रहे हैं। मुझे अभी के अभी वहां जाना है अपने आप को साबित करने के लिए। ये बोलते हुए उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। आस्था उसके कदमों के साथ कदम मिलाकर चलने लगी। अचानक चलते चलते आस्था खुद को संभाल नहीं पाई और सीधा अरमान के ऊपर उसकी कमर के साइड से जा टकराई। अरमान जो आगे चल रहा था, आस्था की आवाज सुनकर 1 मिनट रुकना चाहता था, लेकिन तब तक आस्था उससे उलझ चुकी थी और दोनों ही नीचे गिर पड़े। आस्था सीधे अरमान के ऊपर जा गिरी। अरमान का हाथ ऑटोमेटिकली आस्था की कमर पर आ गया। अब तो दोनों के दिल की धड़कनें एक दूसरे के इतना करीब होने पर पूरी तरह से शोर करने लगी। भले ही अरमान की दिमागी यादें चली गई थीं, लेकिन उसका दिल तो आज भी आस्था के करीब होने पर यही गवाही दे रहा था कि उसकी धड़कन अगर किसी का नाम लेती है तो वह है सिर्फ आस्था। आस्था आस्था। वहीं अरमान के इतने करीब होने पर आस्था को भी एक अलग तरह का सुकून मिल रहा था और रह रहकर उसका दिल पूरी तरह से अरमान को गले लगाने के लिए बेताब हो रहा था। अरमान की आंखों का रंग एकदम से बदलने लगा। इसका मतलब साफ था कि उसके दिल और दिमाग में उथल पुथल मची हुई है और उसके दिल में एक अजीब तरह की जंग चल रही है। आस्था नहीं चाहती थी कि अरमान अपनी फीलिंग्स के बारे में ज्यादा कुछ सोचे या उसे किसी बात का सदमा लगे जिससे उसकी जान पर बनाए। इसलिए आस्था तुरंत उठ खड़ी हुई और अरमान की ओर देखकर बेपरवाही से बोली, मिस्टर सिंघानिया, आई होप आप ठीक होंगे। अरमान उसे नाराजगी से घूरते हुए खड़ा हुआ और तुरंत बाहर की ओर बढ़ गया। उसने आस्था से एक शब्द भी नहीं कहा। आस्था हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके पीछे पीछे जाने लगी। बाहर निकलते ही अरमान ने देखा कि सिंघानिया मेंशन का गार्डन पार करते ही ठीक सामने वाला रघुवंशी मेंशन एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया था। यह देखकर अरमान के माथे पर बल पड़ गए। उसने आईब्रो चढ़ाई और आश्चर्य से सोचने लगा, क्या दादाजी इस घर में त्योहार मना रहे हैं? मैं भी पहले इस मेंशन को खरीदना चाहता था, लेकिन क्योंकि मेरे पास खुद का इतना बड़ा सिंघानिया मेंशन था तो मैंने ज्यादा कोशिश नहीं की। लेकिन आज इसे इस तरह सजा हुआ देखकर अच्छा लग रहा है। क्या दादाजी ने इस घर को एक दिन के लिए रेंट पर लिया है? वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे आस्था की आवाज सुनाई देती है। जी हाँ, आज इसी घर में त्योहार मनाया जा रहा है, आप आइए ना, चलते हैं। फिलहाल अरमान आस्था के साथ जल्दी ही मेंशन में चला गया। आस्था को तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे वह अरमान के साथ गृह प्रवेश कर रही हो। जैसे ही अरमान और आस्था ने एक साथ दहलीज पर कदम रखा, आहान और ध्रुव उन दोनों पर फूल बरसाने लगे। ये महसूस करते ही अगले ही पल अरमान के माथे पर सिलवटें आ गई। उसने नाखुश होते हुए अपना मुंह बनाया। उसके चेहरे पर इरिटेशन देखकर आहान और ध्रुव एक पल के लिए घबरा गए। वो समझ गए अगर उन्होंने इस वक्त अरमान को इस बात जवाब नहीं दिया तो अरमान न जाने उनके साथ क्या कर बैठेगा। इसलिए आहान जल्दी से सिचुएशन संभालते हुए बोला, ओह सॉरी भैया, हम तो ऊपर वाले फ्लोर से पूरे मेंशन में फूल बरसा रहे थे ताकि पूरा हॉल और घर सज जाए। आहान की इस बात पर अरमान ने कोई रिएक्ट नहीं किया और बेमन से अंदर चला गया। आस्था जैसे ही अंदर आई वैसे ही उसने पूरे हॉल को सुंदर तरीके से सजा हुआ देखा। वहां कान्हा जी की बड़ी सी मूर्ति रखी थी जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। राधिका, वंशिका, रौनक और रश्मि सबने मिलकर उनके लिए बड़े सुंदर वस्त्र तैयार किए थे। कान्हा जी को हीरो वाला मुकुट पहनाया गया था जो बेहद आकर्षक और खूबसूरत लग रहा था। उसी मूर्ति के ठीक नीचे अंश को बैठाया गया था। आस्था जो थोड़ी देर पहले कान्हा जी की मूर्ति को निहार रही थी, उसकी नजर सीधे अंश पर जाकर ठहर गई। उसे ऐसा लगने लगा मानो जैसे साक्षात भगवान उसके बेटे के रूप में वहां मौजूद हो। आस्था अब खुद को रोक नहीं पाई और उसने तुरंत अंश को गले से लगा लिया। फिर कान्हा जी की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो गई। यह दृश्य देखकर सभी की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। आस्था अपने सब्र का बांध खो चुकी थी और वह पूरी तरह से रोने लगी।